सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है ओजस्वी गुप्ता, जिनकी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 193 है। साथ ही साथ यार इनकी जेएनयू में ऑल इंडिया रैंक 1 है और उन्होंने डीयू एमसीए और डीयू एमएससी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा है। तो यार आज ओजस्वी आप सबको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बता रही होगी, कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजी बता रही होगी कि लास्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, और आप सबको हेल्प कर रही होगी इस लास्ट टाइम के डेज को प्रोडक्टिवली मैनेज करने में। तो चलिए यार, अब शुरू करते हैं ओजस्वी के एक क्विक इंट्रोडक्शन से कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। सो हाय ओजस्वी। Hello, hi Namit. Thank you for having me here. And hello everyone. I'm Ujasvi Gupta. I'm from Shahjahanpur, UP. मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट करी है और मैंने अपने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करी थी, कोचिंग भी ली थी मैंने एमसीए प्रिपेयर करने के लिए, एंट्रेंसेस के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे एंट्रेंसेस क्वालिफाई हुए थे। फिर मैंने फाइनली इलाहाबाद में एडमिशन लिया है एमसीए के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग निमसेट। ओके यार, ग्रेट ओजस्वी। तो मतलब तुम्हारी जर्नी मतलब बहुत एक्साइटिंग रही है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर फाइनल ईयर के साथ प्रिपेयर भी करा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि फाइनल ईयर के साथ हमने देखा कि हमने प्रिपेयर किया था तो थोड़े अप डाउन्स रहते हैं कि प्रिपेयर करने में थोड़ा होता है कि हमारे ओबी भी थे और सब कुछ था, तो मैनेज करना मुश्किल रहता है। पर इट्स ग्रेट कि तुमने इतनी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपनी अच्छी अच्छी रैंक लेकर आए हो। तो यार अभी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि यार अभी तो हम इलाहाबाद, जैसे हम अपने कॉलेजेस जा नहीं पाए, तो तुम भी एनआईटी इलाहाबाद विजिट नहीं कर पाए होंगे। तुम्हारा ऑनलाइन के अंदर इन 3-4 मंथ्स में क्या एक्सपीरियंस रहा है इलाहाबाद का? ऑनलाइन काफी मन है पहले तो कॉलेज जाने का। आई एम रियली होपिंग जल्दी सिचुएशन बेटर हो सो दैट वी कैन गो बैक टू द कॉलेज। बट स्टिल ऑनलाइन में भी काफी वार्म वेलकम रहा हमारा, लाइक सीनियर्स एंड एवरीवन एट एनआईटी इलाहाबाद, फैकल्टी एंड सीनियर्स आर काफी हेल्पफुल। सो इट हैज रियली हेल्प्ड अस नेविगेट थ्रू द कॉलेज इजियर। अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहे हैं हमारा और हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। और बचा हुआ इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी ब्रीफिंग हुई थी सीनियर्स से हुई थी, उसी के थ्रू हमें पता चला कि इलाहाबाद में क्या क्या चीजें हैं। बाकी कैंपस वगैरह तो काफी अच्छा है, तो एक्साइटमेंट है ही वहां जाने की। राइट। और हम्म। ओके यशस्वी, तो यार एक क्वेश्चन ना मेरे को बड़ा स्ट्राइक कर रहा है। मतलब जैसे तुम्हारे हर पेपर में इतनी अच्छी रैंक्स थी और डीयूएमसी का तो हम कहते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं खुद दिल्ली से हूँ तो हमें पता है डीयूएमसी की बहुत वैल्यू है। तो एक क्वेश्चन मेरे को ये अराइज होता है कि यार तुमने डीयूएमसी और इलाहाबाद में मतलब कैसे चॉइस करा, या तुम्हारा क्या कुछ टारगेट था कि डीयूएमसी में भी अगर तुम्हारा हो रहा था तो तुम एनआईटी इलाहाबाद गए? तो तुम्हें क्या ऐसा एनआईटी इलाहाबाद का ज्यादा अच्छा लगा, या तुम्हारी क्या प्रेफरेंसेस थी उस टाइम पे? Very good question, Namit. It was really difficult for me to choose between the two because सारे entrances almost आगे पीछे होते हैं और सारे राइट। results भी almost आगे पीछे ही आते हैं। तो निमसेट की रैंक देख के मुझे ऑलमोस्ट प्रीवियस इयर्स का प्रेडिक्शंस वगैरह से पता चल गया था कि इलाहाबाद मिल जाएगा मुझे। और ड्यू का भी सेकंड थर्ड लिस्ट में आ गया था, तो पता चल गया था कि हाँ इसमें भी हो रहा है। तो मैंने फिर सीनियर्स वगैरह से फीडबैक लिया एंड ऑलरेडी मैं 3 साल ड्यू में पढ़ी हुई थी, तो आई न्यू ड्यू कि हाँ ड्यू से पढ़ लिया। बट ओके। getting into NIT or IIT was aim right after 12th कि हाँ बीटेक, उस टाइम I missed it but this was my second chance to get into an NIT। तो हल्का सा मेरा थोड़ा ओरिएंटेशन NIT की तरफ था। और फिर फीडबैक्स भी मिले कि NIT इलाहाबाद इज क्वाइट गुड, और मैं टारगेट भी कर रही थी कि अगर टॉप 5 NIT से मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। और मतलब इन दोनों में ही था कि अगर टॉप 3 मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्यू ले लूंगी उसके बाद, टॉप 3 या टॉप 5 के बाद में। तो फिर बट फिर डिफ्लेक्शन सिंस NITs की तरफ था, तो फिर मैंने NIT इलाहाबाद चूज किया ड्यू के ऊपर। राइट, फिर वही हो जाता है कि एनआईटी चलो एक सपना होता है यार हमारा, जैसे मेरा भी था कि हाँ, ये नहीं हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट राइट राइट। एग्जैक्टली। ग्रेट यार, तो ये बहुत अच्छी बात थी। मतलब मेरे को लगता है बाकी लोग भी थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे कभी कभी इस चीज में, तो ये चीज उनको हेल्प करेगी एक फर्म डिसीजन लेने में। राइट। फिर अब हम लोग आते हैं, मतलब हमारे कुछ बच्चे हमारे से इंस्टाग्राम पे जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप एमसीए से, उन्होंने बहुत सारे डाउट्स पूछे थे। तो सबसे पहला डाउट और कॉमन क्वेश्चन ये था कि लास्ट मोमेंट पे मतलब प्रिपरेशन टिप्स क्या आप देना चाहोगे उन्हें, या कि कैसे लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी थर्ड ईयर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। सबके पेपर्स अभी अप्रैल के अंदर एंड सेमेस्टर के आ रहे होंगे। तो कैसे एंड सेमेस्टर को मैनेज करें और कैसे मतलब एमसेट के लिए भी रिवीजन करें या बाकी एग्जाम्स के लिए भी कैसे प्रिपेयर करें? सी देखो, हम ग्रेजुएशन हमने ऑलरेडी 5 सेमेस्टर्स मैनेज किए हैं, तो 6 सेमेस्टर तक आते आते पता चल जाता है कि भाई कैसे कितनी पढ़ाई करके हमारा कितना पेपर में नंबर आ जाएगा, कैसे मैनेज करना है। वो आइडिया एक बेसिकली हमें रफ रफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम दे मतलब। और अगर इवन आपको थोड़ा कट ऑफ करना पड़ रहा है ग्रेजुएशन के पढ़ाई से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रेंसेस को ज्यादा टाइम दे। बिकॉज इंट्रेंसेस के लिए जो बेस लेवल होता है कि बस हाँ 60% या 70% से ऊपर होने चाहिए, तो आप पेपर दे सकते हैं, उतने तो आई गेस होंगे ही। तो राइट। और उसके बाद ये रहता है कि अभी जो टाइम है मेनली वो तो रिवीजन के लिए टाइम है। अगर आपने 1 ईयर से आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम कि आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें और टेस्ट सीरीज दें और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। दिस इज द टाइम फॉर दैट। बट अगर इन केस किसी ने लेट स्टार्ट किया है तो वो एक अलग केस है, पर अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस इज द टाइम कि आप रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें।
और गिव इट द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन। ये तो अब वो टाइम है कि आप जितना दे सकते हैं उतना देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए टाइम। ओके, दैट्स राइट। सो ये बहुत सही बात थी कि यार इस समय जो है रिवीजन करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो यार ओजस्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा तुमसे कि तुमने मतलब कैसे रिवीजन को मतलब बैलेंस करा? जैसे कि हमारे पास होता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, पर लास्ट टाइम में होता है कि यार 1 मंथ है, या जैसे अभी हमारे पास 50 डेज का लास्ट में टाइम है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार कैसे रिवीजन करें, या प्रिपेयर अगर हम लोग पेपर्स दे रहे हैं तो पेपर्स को कैसे सॉल्व करें। जैसे मैं अपनी वीडियो से बता दूं कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल रहा और कैसे उसने रिवीजन करने में हेल्प करी उसके अंदर तुम्हारे को? प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि आपको एक माइंडसेट पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप का एक पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी चीज जो पता चलती है वो ये होती है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है, या कौन कौन राइट। से आपके वीक एरियाज है और कौन कौन से आपके स्ट्रेंथ एरियाज है। बिकॉज दैट इज द मेन थिंग दैट हेल्प्स यू नेविगेट थ्रू द मेन पेपर इजिली ऑल्सो। अगर आपको पता है कि हाँ मेरा ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो मैं ये चीज पहले करूंगी या ये अच्छे से कर लूंगी, अगर कोई वीक सेक्शन है तो मे बी आप उसे पेपर में छोड़ भी सकते हो। सो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से सबसे बड़ी चीज ये पता चलती है, और दूसरा ये पता चलता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ पे आपको प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज ये कि आपको एंड में कैसे रिवीजन करना चाहिए और कैसे टेस्ट देने चाहिए। तो अगर आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या कैसे भी कर रहे हो, तो मैंने तो अपने पर्सनली यही किया था कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी कोचिंग में थी, तो उससे हमारे सारे टॉप टेस्ट दिए तो सारे टॉपिक्स का क्लियर हो गया कि हाँ मतलब एक बार सारे टॉपिक्स का दे लिया। उसके बाद फिर हमने पूरे पूरे पेपर सॉल्व किए थे, तो राइट। उससे हमारी फिर कंप्लीट कुछ भी छूटा नहीं था इस तरीके से हमसे। ओके, तो मतलब वही बात हो गई कि यार एक रिवीजन जो है वो प्रीवियस पेपर्स आपको इतनी हेल्प कर देते हैं रिवीजन को एक मेंटेन करने में, कि आप उनसे अपने हम्म। एक खुद का एनालिसिस कर पाते हो कि तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो वो तुम्हारे को हेल्प करता है हाँ। खुद को इम्प्रूव करने में और खुद को आगे बढ़ाने में, कि तुम कैसे अब उस चीज से आगे बढ़ो, या तो तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो तुमसे गलतियां हो रही है तो तुम कैसे इम्प्रूव करो। राइट। हम्म। यार इसके बाद एग्जैक्टली। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बच्चों ने ये पूछा है हमसे कि कौन सी बुक्स आपने रेफर करी, या कौन सी बुक्स हैं जो हमें रेफर करनी चाहिए रिवीजन के लिए? मैंने जो मटेरियल यूज किया था वो मोस्टली जो कोचिंग से प्रोवाइड किया गया था मैंने वही यूज किया था। तो हमें कोचिंग से मिली थी एमटीजी मैथमेटिक्स चैंपियन फॉर जेईई, तो मैंने वो बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और साथ ही साथ मैंने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी की जेईई की जो प्लेलिस्ट है वो भी रेफर करी थी, बिकॉज निमसेट का और जेईई का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड इवन पेपर सेट भी जो होता है तो मतलब क्वेश्चन रहते हैं, मतलब यू कैन रेफर टू दोज ऑल्सो। सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल रहता है जेईई का और निमसेट का। तो मैंने राइट। वो काफी अच्छा रिसोर्स मतलब मैंने डिस्कवर किया था और मुझे काफी अच्छा लगा। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट टू अदर्स आल्सो कि कंसेप्चुअल डाउट्स क्लियर करने हैं या फिर वो लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं उनकी प्लेलिस्ट में। सो यू कैन रेफर टू राइट। अनअकैडमीज प्लेलिस्ट आल्सो। बचा हुआ और भी अगर आप कोई और अगर आप स्टडी मटेरियल यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ मेरे साथ के बच्चे हैं जो जिन्होंने आरडी भी यूज करी थी, सिंगेज भी यूज करी है कुछ लोगों ने। तो अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो और उसको कितना एग्जॉस्ट कर रहे हो, कितना कितनी अच्छे से उसके उससे सब कुछ ग्रास्प कर पा रहे हो। बिकॉज सारी बुक्स में जनरली कंसेप्ट तो सारे ही होते हैं, आपने कितना पढ़ा फिर वो मैटर कर जाता है। राइट ओजस्वी, तो मतलब यार बात वहीं आ जाती है कि यार बेस पे वर्क करना हमारे को अच्छा करना है। तुमने बताया कि तुमने हम्म। कॉन्सेप्चुअल मतलब अपनी क्लैरिटी के लिए कुछ अनअकैडमी की वीडियोस देखी और बेस पे वर्क करा। यार वही जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ सबको कि यार बेस पे वर्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुमने बेस पे वर्क करा है तो तुम किसी भी बुक से अगर पढ़ रहे हो, तो तुमने बताया भी कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ने सिंगेज करी, आरडी शर्मा करी, तो वो एग्जैक्टली। मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो। राइट। तुम्हारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे अंदर एक आ जाती है, तो तुम अपना खुद का लेवल मेंटेन करते चलते हो। तो ये बहुत अच्छी टिप थी, आई गेस ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि तुम्हारा निमसेट का कैसा मतलब पेपर हुआ था, तुम्हारे कितने मतलब कितने तुमने अटेम्प्ट करे थे और कैसे तुमने उस पेपर को मैनेज किया था? क्योंकि बच्चों को बहुत ही होता है कि भैया कितने करने से हमारा क्लियर हो सकता है या कैसे हमारी रैंक आ सकती है। तो तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक है तो थोड़ा सा अगर तुम उसमें बच्चों को बताओ तुम्हारे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग मेनली कि कितने सही और कितने गलत थे, और कैसे तुमने उसको मतलब पुराना कैसे होता था जब तुम पेपर देते थे, और कैसे निमसेट में तुम्हारी परफॉर्मेंस थी, उस पर कुछ बता पाओ तो। श्योर श्योर। देखो हम्म। ये होता है कि पेपर का लेवल हर साल चेंज हो जाता है। मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट ईयर टफ आया था तो इस बार भी सेम लेवल रहेगा। पेपर चेंज होता रहता है और हमारे टाइम पे पेपर कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से इजी आ गया था। राइट। तो मेरा ये था कि मैं पहले रीजनिंग करूंगी, मतलब पहले मतलब मैंने अलग स्ट्रैटेजी सोची हुई थी कि मैं पहले इंग्लिश और एलआर और सीएस करने के बाद मैथ्स पे जंप करूंगी। बट जब मैंने पेपर देखा, व्हेन आई नेविगेटेड थ्रू इट वंस, जब मैंने एक लुक डाला तो मुझे लगा कि मैथ्स इजियर एंड इट कैन बी मोर स्कोरिंग इफ आई अटेम्प्टेड पहले। तो फिर मैंने वहां पे स्ट्रैटेजी अपनी इम्प्रोवाइज कर दी और वहीं पे मैंने पहले मैथ अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, जिसने मुझे काफी बेनिफिट भी किया लेटर ऑन। सो पेपर की स्ट्रैटेजी
एंड मोमेंट पे भी चेंज हो सकती है, सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक। अगर टफ पेपर भी आ रहा है आपका, तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी इंप्रोवाइज कर लो। वो सिर्फ अकेले आपके लिए टफ या इजी नहीं है, वो सबके लिए वैसा है। तो उस मोमेंट पे स्ट्रेटेजी इंप्रोवाइज करनी पड़ सकती है, सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक अबाउट इट पहले से। लेकिन आपको तब भी दिमाग में एक स्ट्रेटेजी पहले से लेके चलनी चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज, ये स्ट्रेटेजी रखूंगी। और व्हाट वाज द अदर थिंग दैट यू, हाँ, मेरे क्वेश्चंस कितने सही हुए थे। सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मेरा स्कोर अराउंड 570 बन रहा था। और ये चीज भी जो है, ये हर साल चेंज हो जाती है। अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है, पर अगर टफ पेपर रहता है तो कट ऑफ लो चली जाती है। तो मेरे मैथ्स में अराउंड 30 समथिंग सही हुए थे और 4 समथिंग गलत थे। बचे हुए मैंने और सेक्शंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कट ऑफ कभी भी 1000 में से 1000 नहीं जाती है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस वाइजली। जितने सही करो उतना ज्यादा अच्छा है। सारे करने के पीछे मत भागो। कुछ नहीं आ रहा है तो यू कैन लीव इट, एक दो क्वेश्चंस आराम से छोड़ सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने सही और कितने गलत कर रहे हो, और ट्राई टू मिनिमाइज की जो गलत कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी टाइम कम रहता है, सो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली इन द पेपर। दिस इज व्हाट आई डिड। तुम्हारी मतलब एक बहुत ये अच्छी सजेशन भी है कि जैसे तुमने स्ट्रेटेजी का बताया स्टार्टिंग में, बिल्कुल कि तुमने वहां पे जाके खुद को इम्प्रोवाइज करा, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैथ्स इजी है तो मैं पहले मैथ्स को इम्प्रूव करूं। क्योंकि जैसे मैं बोलता भी हूँ कि मैथ्स जो सेक्शन है ज्यादा स्कोरिंग होता है, तुम्हारे को एक क्वेश्चन सही करने के 12 मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज यार हमारे को हमारे अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जो पहले से सोच के आते हैं कि यार हमें तो 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, हमारे को 35 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो ये हमेशा नहीं होते। ये तुम्हारी बहुत अच्छी टिप थी, आएगा जो बच्चों हेल्प करेंगे कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो तुम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और जितने अटेम्प्ट करो उतने सही करो। क्योंकि अगर हम पुराना एग्जैक्टली। सिनेरियो भी देख लें 2019 का, तो जिन बच्चों ने 22 या 23 मार्क्स में राइट करे थे वो भी अभी ट्रिची में बैठे हुए हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मतलब सबको मैं यही कहूंगा कि इसको फॉलो जरूर करें। ये सोच के मत जाए कि यार हमारे को 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 करने हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है। प्रेशर बिल्ड होने के साथ साथ क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है। कि अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो गलत हो जाता है तुमसे, तो तुम्हारे को और नेगेटिव नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ओजस्वी की आई गेस बहुत अच्छी टिप थी जो आप सबको हेल्प कर रही होगी जब आप अपने पेपर्स को दे रहे होगे। तो जैसे एक और चीज थी कि जो एक कोचिंग हम लोग कहते हैं कि कोचिंग लेना या सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरे को पता तुमने सेल्फ स्टडी भी करी है और कोचिंग भी तुमने एक हेल्प के लिए ली थी। तो तुम आगे मतलब जूनियर्स को जो आगे 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन दोगे कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के लिए क्या मतलब कैसे करना चाहिए? ओके, श्योर। तो इसके लिए मेरा कोचिंग लेने का मेन रीजन ये था कि मेरा कॉलेज में फाइनल ईयर में काफी ज्यादा ईसीएस में इन्वॉल्वमेंट था, और इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंटेन रेगुलर प्रैक्टिस। और तो इसलिए मैंने सोचा कि कोचिंग अगर मैं ले लूंगी तो मेरा एक फ्लो बना रहेगा। तो मैंने, और उस टाइम ऑफलाइन चीजें थी, लाइक व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर सब कुछ ऑफलाइन ही चल रहा था, ऑनलाइन का कुछ सीन नहीं था। तो फिर मैंने कोचिंग ले ली थी। बट फिर जब मैंने कोचिंग ली, देन आई रियलाइज्ड कि उसका ये फायदा हुआ मुझे कि मुझे एक तो पीयर ग्रुप में कितना कंपटीशन है और क्या लेवल है, और सारे अपडेट्स मुझे टाइमली मिलते रहते थे। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज थी वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द टेस्ट सीरीज ओनली विच मेक्स यू रियलाइज कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो राइट। उससे मुझे बड़ा बहुत बहुत फायदा हुआ। तो अगर आप, मैं ये कहूंगी, अगर कोई सेल्फ स्टडी चूज करता है, लाइक यू कैन डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज हमने 12th के बाद जेई भी दिया था। अगर आपने जेई दिया हुआ है तो आप एक बार निमसेट का पेपर देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 12th की मैथ्स है। पर तब भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तब भी आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज जरूर खरीद ले, कोई सी टेस्ट सीरीज ले ले और टेस्ट दे, या प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन हुई है आपकी। राइट। क्योंकि यार ये तो हमने अपने टाइम पे भी देखा था कि यार प्रीवियस से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और साथ ही अगर तुम टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो और देख पा रहे हो कि मेरे से इतने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीधा पेपर एक्चुअल देने बैठते हैं तो दिक्कत हमारे को ये फेस होती है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी एग्जैक्टली, बात लगी। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लें, या टेस्ट सीरीज भी नहीं लेते तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल ऐसे दें कि वो एक्चुअल पेपर ही है आपका। कि 2 घंटे के टाइम लिमिट है तो आप 2 घंटे ही अलग से रूप में बैठ जाएं, और मतलब पूरी डिस्टर्बेंसेस को आप बंद कर दें, और उसके हिसाब से 2 घंटे को उस पेपर को दें, और उसके बाद एनालिसिस करें कि कैसा आपका वो हो रहा है। तो आई गेस सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। और अगर डिसिप्लिन की दिक्कत एग्जैक्टली, आती है एग्जैक्टली। तो आई गेस डिसिप्लिन, कोचिंग, हाँ। हाँ तो कोचिंग आई हाँ, गेस फिर प्रेफर्ड रहती है। ओके। हाँ। और ये भी है कि कंटिन्यूअसली। सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर 2 घंटे के लिए सॉल्व नहीं करने हैं। उन्हें सॉल्व करने के बाद उनका एनालिसिस भी करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो कौन से कंसेप्ट्स आपके छूटे हुए हैं। प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे टेस्ट देने के बाद में, सो इट वुड नॉट लीड टू ग्रेटर बेनिफिट्स। राइट ओजस्वी। ओजस्वी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये था कि भैया हम बहुत लेट हो गए हैं कनेक्ट करने में आप लोगों से, या हमारे को निमसेट के बारे में लेट पता लगा। तो यार अगर हम लोग अभी ड्रॉप देते हैं, हम फाइनल ईयर में, अब हमारे को लगता है हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, अगर हम अभी ड्रॉप देते हैं तो क्या हमारे को उसमें कोई एडवांटेज है, या ड्रॉप देने से कुछ दिक्कत आती है? या जैसे तुम हमारे कॉलेज में जैसा है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट भी हैं,
तो तुमने क्या सिनेरियो देखा और तुम्हारा मतलब क्या एडवाइस रहेगा बच्चों को ड्रॉप देने पे या किसी और यूनिवर्सिटी से? तुम्हारे पास बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन थे, तो अगर बच्चों को ऑप्शन मिलते हैं तो ड्रॉप ईयर इज अ गुड थिंग और यू कैन गो फॉर अनदर यूनिवर्सिटी? सी द पहली चीज ये है कि जब आप अपने लिए सेट करें कि हाँ मुझे एमसीए करना है, तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां आप एडमिशन ले लोगे, क्योंकि काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां जाने लायक है, जहां से अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो पहले आप अपनी लिस्ट बना लें कि हाँ ये टॉप 5 है या ये टॉप 10 है, अगर इसमें होगा तो मैं इस साल एडमिशन ले लूंगा, अगर इनमें से किसी में भी नहीं हुआ तो फिर मैं ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर दूंगा। और फिर दूसरी बात ये रही कि ड्रॉप लेने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ऑब्वियसली पहली बार में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। एडवांटेज ये रहेगा कि आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लिए। और डिसएडवांटेज ये रहेगा कि कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं वो ये कहती हैं कि हमारे प्लेसमेंट के लिए या हमारे इंटर्नशिप के लिए मोर देन 2 years का ड्रॉप जो है, ड्रॉप ईयर वाले बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। पर ऐसा नंबर, ऐसी कंपनीज का नंबर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। और मेरे बैच में भी ड्रॉप आउट्स वाले बच्चे हैं, तो अगर 1-2 साल का हो रहा है तो इतना ज्यादा हिंडर नहीं करेगा आगे। आई फील सो फ्रॉम वट ओके एवर आई ग्रेट। हैव वो गॉट तो टू नो। हमने यहाँ पे भी देखा यार कि जो हमारी यहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हैं जो मतलब मेजर टेक कंपनीज हैं, उनको मतलब इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता ड्रॉप ईयर का। उनको बस ये होता है आपके एक अच्छे पॉइंटर मेंटेन हो रहे हैं और आपके किसी में कोई बैकलॉग नहीं है जब आप एमसीए कर रहे हैं। तो इतना तो हमारे को भी मतलब यहाँ पे दिखा है कि ऐसा कोई इशू नहीं होता है। बाकी ये आपने बड़ा मतलब बहुत अच्छा बताया कि अगर तुम्हें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अपने तुमने सेलेक्ट कर रखी है, उनमें नहीं मिल रहा तो यू शुड गो फॉर ड्रॉप ईयर। क्योंकि यार एमसीए का जो इस समय पैटर्न है, अगर हम देखें यार 2019 में से 12,000 बच्चे पेपर देते थे और इस बार 2020 में 25,000 अप्रॉक्स मतलब एक्स्ट्रा बच्चों ने पेपर दिया, मतलब 25,000 और बच्चे पेपर से जुड़े हैं और ये पॉपुलैरिटी बहुत गेन कर रहा है। और इस बार तो एनआईटी पटना भी आई है, तो हो सकता है आगे आने वाली एनआईटीज एमसीए ओपन करे। तो एमसीए की फील्ड इस समय बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक साल ड्रॉप करते हो जो आपके आगे आने वाले 70 साल बना सकता है, तो आई गेस ड्रॉप देना इज अ गुड थिंग ऑल्सो। और बट प्लेसमेंट में स्टिल आई वुड लाइक टू से कि जिन बच्चों के बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि मे बी वो इस बार अपना बेस्ट ना दे पाए या ड्रॉप लेंगे, उनसे मैं ये कहूंगी कि अपना बेस्ट जरूर दें इस बार। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया, और आपको एक साल ड्रॉप लेके क्या करना है वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पेपर में अपना बेस्ट देंगे। सो इसमें भी अपना बेस्ट दें। राइट। तो आई गेस ये बहुत मोटिवेटिंग बात तुमने बोली और ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगी इसके ऊपर एक्ट करने में और प्लान करने में। बाकी यार हम लोग सब आपके सीनियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जाके मतलब मैसेज करके हमसे भी डाउट्स पूछ सकते हैं और हम सब आपको कनेक्टेड हैं और आपको हेल्प जरूर कर रहे होंगे। राइट। तो अब जस्ट मैं थोड़ा सा अब इलाहाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इलाहाबाद में से श्योर। हमारी प्लेसमेंट्स हैं, तो इलाहाबाद की प्लेसमेंट्स क्या रहती हैं? और सेकंड एक चीज और है कि इलाहाबाद की कट ऑफ मतलब की कैटेगरी वाइज या जनरल कैटेगरी की वाइज भी कट ऑफ क्या रहती है? ये एक क्वेश्चन था जो बहुत बच्चे पूछते हैं। कट ऑफ अराउंड 150 to 200 प्लस, मतलब इतना इस रेंज में रहता है। मेरा 193 था और राइट। 100 सीट्स है यहाँ पे, तो सर 150 से 250 या फिर थोड़ा और पीछे बढ़ जाते हैं, तो इतना +- 50 ऐसे ही रहता है, अराउंड यही राइट। रहता है। ओके। हम्म और अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार कौन सी मेजर कंपनीज हैं या मैक्सिमम पैकेज अभी तक कितना गया है? थोड़ा बच्चों को इसके बारे में बताइए। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज तो काफी अच्छी आती हैं। आई हैव अ लिस्ट विद मी, लेट मी सी। सो ओके। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड Amazon भी आती है, डी शो आती है, डिलॉइट आती है, एंड दे ऑफर क्वाइट गुड पैकेजेस। तो मेनली ये सब इंटर्नशिप के लिए आती है, बट आफ्टर इंटर्नशिप दे गिव पीपीओ ऑल्सो। So like they have good, some of the companies are offering packages in the range 30 to 40 LPA, that's the max. ओके। तो ये तो यार बहुत सारी अपने टेक जायंट्स के तुमने नाम ले लिया कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है और मतलब बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी भी होती है। हमारा भी Uber, यही होता है। and there are startups also, very good startups, like very not major company, not people might not know, but there are companies like Udaan and Delivery, etc. They also offer very good packages, and they also come to MCA. Like ओके। these are the very selected ones that I have named, but there are many more companies which come. Opportunities are quite good here. Opportunities and the exposure is good at NIT राइट Allahabad. रजस्वी। तो अपॉर्चुनिटीज का जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यार कमी एनआईटी में अगर तुम लोग एक बार लैंड कर जाते तो अपॉर्चुनिटीज की कमी तुम्हें नहीं रह सकती। राइट। सो प्लेसमेंट भी अगर हम देखें तो एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज 13 लाख के आसपास रहता है और 30 से 40 आपका मेजर कंपनीज जो होती है जो टॉप के मतलब होता है तो वो दे Highest, देती है। yeah. राइट ग्रेट। और जस्ट एक और डाउट था बच्चों का कि स्कॉलरशिप के लिए और लोन प्रोसेस के लिए कि इलाहाबाद में स्कॉलरशिप और लोन प्रोसेस कैसा रहता है? तो अगर तुम्हें उसका कुछ आइडिया हो तो प्लीज उसके लिए भी गाइड करो। ये चीज मैं इलाहाबाद के लिए नहीं बल्कि जेनरिक करके सभी के लिए बताना चाहूंगी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, एक तो पीएम की स्कॉलरशिप होती है जो सेंट्रल रहती है, बचा हुआ
most of the states offer scholarships for the Right. welfare of their the people of their communities, तो फिर उसके लिए भी काफी स्कॉलरशिप रहती हैं, जैसे यूपी में समाज कल्याण स्कॉलरशिप रहती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक स्कॉलरशिप रहती है। और दूसरा, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप लोन्स भी ले सकते हो। कॉलेजेस में भी बैंक्स होते हैं जो लोन सैंक्शन कर देते हैं, अगर आपको वहां से नहीं लेना है तो आप जहाँ लोकल रेजिडेंट हो जहाँ के, वहां से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर लोन के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका कहीं पे एडमिशन हो चुका है, उसके बाद यू कैन राइट। अप्लाई फॉर द लोन। राइट, तो ये तो बट बाकी हम बट आई सीनियर्स वुड भी। हम्म। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर कोई किसी को लोन्स लेना है, तो सबको पहले से पता रहता है कि लोन से स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका रिजल्ट्स आने के बाद एक बार बैंक से कांटेक्ट में आ जाए, ताकि आपको पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए क्या रहता है उसका लोन के लिए प्रोसेस। राइट यशस्वी, बाकी तो सीनियर्स यार हमारे थे जिन्होंने हमारे को बहुत गाइड यस, करा था एग्जैक्टली। उसमें। हम्म। एग्जैक्टली, स्कॉलरशिप्स के लिए सीनियर्स प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं, बिकॉज वो लोग अवेल कर रहे होते हैं वही बेनिफिट्स, और फिर हमें भी पता चल जाता है। कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसके बाद गाइडेंस की तो कोई कमी नहीं रहती है, जैसे आई हैव रियलाइज्ड इट इन आईटी। राइट। तो यार जो भी लोग यार लोन प्रोसेस का और स्कॉलरशिप का पूछ रहे थे, तो यार अभी जो टाइम है, जैसे ओएसपी ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि अभी जो टाइम है वो फोकस करो कि यार तुम्हारा पेपर क्लियर हो। बाकी का जितना भी प्रोसेस होगा यार, हम लोग बैठे हैं, हम तुम्हारे को सब कुछ अच्छी तरह से गाइड कर रहे होंगे। राइट। फिर ओजस्वी, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ जेएनयू के ऊपर, कि तुम्हारी जेएनयू में ऑल इंडिया रैंक 1 है। तेरी तो सबसे पहले तो इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको, की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि तुम जेएनयू में ऑल इंडिया रैंक 1 थैंक यू। लेकर आ रहे हो। तो इसके लिए भी थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो, थोड़ा जेएनयू के बारे में बताओ कि यूनिवर्सिटी कैसी है, और तुमने इसका पेपर दिया, क्यों, क्या मतलब तुम्हारे थॉट्स थे, और मतलब रैंक 1 लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी रहेगी जेएनयू के लिए। जे देखो, स्ट्रैटेजी तो ये थी कि पहले कोई भी किसी भी पेपर के लिए स्ट्रैटेजाइज करने से पहले आपको उसका सिलेबस देखना चाहिए कि क्या सिलेबस आ रहा है, और जो आप और इंटेंसेस देने की सोच रहे हैं उसमें क्या क्या यूनियंस वाले एरिया है, कौन कौन से इंटरसेक्शन वाले एरिया हैं, कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे, या कौन कौन से ऐसे हैं जो पुराने वाले से ही पढ़ के काम चल जाएगा। निमसेट जनरली सबसे पहले होता है हर साल ही, और हमारे केस में भी यही हुआ था कि निमसेट पहले ही हो गया था। तो राइट। फिर निमसेट से आपकी 12th लेवल मैथ्स प्रिपेयर हो जाती है, पर जेएनयू के लिए आपको ग्रेड लेवल मैथ्स करनी होती है, प्लस सीएस पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज ग्रेड के जो सीएस के टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस आते हैं जेएनयू में। राइट। और लॉजिकल तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने पहले निमसेट दिया, तो मेरी ग्रेड लेवल मैथ्स ऑलरेडी 12th लेवल प्रिपेयर हो गई थी। फिर डीयूएमसी के लिए मुझे ग्रेड लेवल मैथ्स देखना पड़ा था। तो मैंने ग्रेड लेवल मैथ्स की प्रिपरेशन बिफोर 2-3 मंथ से स्टार्ट करी थी, मतलब फाइनल डेट जो एग्जाम की जो होता है उससे 2-3 ओके। मंथ्स पहले मैंने ग्रेड लेवल मैथ्स की स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। तो उससे मेरा डीयूएमसी क्या हो गया था, और डीयूएमसी और निमसेट का मिला के कंबाइंड जो सिलेबस था उससे मेरा जेएनयू पे भी बहुत हेल्प हो गया था, प्लस डीयूएमएससी भी, क्योंकि डीयूएमएससी के लिए ग्रेड लेवल मैथ्स ग्रेड लेवल सीएस प्रिपेयर करी थी, उससे मेरा जेएनयू में हेल्प हो गया था। एंड ओके। जेएनयू में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं ये कहना चाहूंगी, जब लास्ट ईयर पेपर दिया था तब तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार के लिए चेक कर लेना एक बार। तो फिर मैंने सारे अटेम्प्ट भी कर दिए थे उसमें, तो ये कोई क्वेश्चन छोड़ो मत उसमें, अगर टाइम बच रहे तो सारे अगर अटेम्प्ट नेगेटिव कर दो मार्किंग उसमें। नहीं है तो राइट, ये तो नेगेटिव भाई मार्किंग नहीं, सो एडवांटेज। अवेल इट टू योर बेनिफिट्स, अवेल दिस राइट। फैक्ट टू योर बेनिफिट्स। इस चीज का तो एडवांटेज है ही है। बाकी अगर तुम एक ओवरव्यू दो हाँ तो मतलब 80 अप्रॉक्स क्वेश्चंस मतलब तुम्हारे ठीक रहे होंगे, या कितने, मतलब अगर बताना चाहो हाँ तो। हाँ हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि सारे 100 कर दिए थे, जो नहीं मुझे मतलब अराउंड 85 में आई वाज श्योर कि हाँ चलो ये मैंने पढ़े हुए क्वेश्चन से मुझे आते हैं, हिट कर रहे हैं, तो मैंने वो कर दिए थे सॉल्व। बच्चे हुए में थोड़ा गेस वर्क करके अटेम्प्ट कर लिए थे, और फिर मेरा फाइनल स्कोर जो था वो अराउंड 84 रहा था, और जिसमें से 77 वर करेक्ट। 84 मतलब बढ़ जाता है कुछ, अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं या ऑप्शंस गलत हो गए उस टाइप से जो होता है, तो बढ़ के वो 84 हुआ था, लेकिन सही मेरे 77 हुए थे प्रॉपरली। ओके, सो ग्रेट यार, अगर 77 एक स्कोर है अगर जेएनयू के अंदर, तो ये मतलब टॉप रैंक तो आपकी है ही है। तो वही एक या बात आ जाती है काफी कि कंपटीशन रहता है जेएनयू के लिए। एग्जैक्टली तो वही बात आ जाती है यार, कि हमारे को जो हम लोग कहते हैं कि 100 कोर्सेज करने हैं इतने कम टाइम में, कैसे होंगे या ये कैसे मैनेज होगा। तो वही बात आ जाती है कि हमारे को 100 के 100 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, हमारे को उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करना है जो हमारे को आते हैं और जो एक इजी लेवल पे हैं। जैसे कि ओजस्वी ने बताया कि 77 उनके मतलब एक श्योरिटी थी कि करेक्ट थे, यार अभी भी तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन छोड़ने का एक स्कोप रहता है। अगर आई गेस वो भी अगर ओजस्वी ने अटेम्प्ट ना करे होते, तो अभी भी टॉप 10 रैंक के अंदर वो होल्ड कर रही होती। तो ये चीज हमारे को सीखने वाली होती है कि सब लोग बोलते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन है कैसे मैनेज होंगे। सिर्फ जेएनयू के लिए ही नहीं, बाकी पेपर्स के लिए भी ये कॉमन सिनेरियो रहता है कि तुम्हें 120 मिनट में 120 क्वेश्चन नहीं करने, अगर निमसेट की बात भी हम लोग करें, तुम्हारे को वो 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हारे को सिलेक्शन दे रहे हो, जो इजी हो और जो तुम्हारे ऊपर जैसे अच्छी सी कमांड हो, कि तुम नेगेटिव कम करे बिना पॉजिटिव जितने ज्यादा ला पाओ। तो आई गेस ये बच्चों को इस चीज में भी हेल्प करेगा। ओके जसवीर, तो जैसे तुमने एग्जैक्टली। बीच में बताया डीयू एमसीए के लिए तैयारी करी, कैसे तुमने देखा, और डीयू एमएससी का भी तुमने बीच में बताया। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार डीयू एमसी और डीयू एमएससी के लिए तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक है, डीयू एमएससी में तुम्हारी रैंक 9 है, तो तुमने उसके लिए जो तुम कह रहे हो कि तुमने ग्रेड की सीएस करी, तो वो कैसे करी, उसके थोड़े से बच्चों को टिप्स दो कि यार वो पेपर कैसा रहता है और उसमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइम में ना कंफ्यूज होते हैं
कि हम लोग एमसीए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यार एमएससी को बैकएंड का ऑप्शन रखते हैं। जैसे मेरा भी ऑप्शन बैकएंड पे था कि यार एमएससी डीयूएमएससी बहुत अच्छी है, मेरा भी था। राइट, प्लेसमेंट्स यहाँ की बहुत अच्छी है, तो यार डीयूएमएससी भी हम प्रेफर कर सकते हैं। तो कैसे तुमने उसके लिए प्रिपेयर किया और क्या स्ट्रेटेजी थी उस पेपर के लिए? अच्छा, ठीक है। तो डीयू एमएससी के लिए सबसे पहले तो सिलेबस देख लें, कि पहले मैं फिर से वही कहूंगी, सिलेबस देख लो और लिख लो कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आते हैं। मेनली क्वेश्चन जो थे वो ओएस, सीएन, डीबीएमएस, एसई के थे, और सीएसए के एक दो क्वेश्चंस थे। तो पहले मेजर टॉपिक्स प्रीवियस ईयर पेपर देख के आइडिया ले लो कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक बार नोट्स तो सब बनाते हैं या फिर रीडिंग्स वगैरह तो रहती हैं, तो उससे एक बार रिवाइज कर लो कि ग्रेड में एक्चुअली तुमने क्या पढ़ा था उन सब्जेक्ट्स में जब तुमने उसे पढ़े थे, क्योंकि एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ता है, इतना ध्यान नहीं रहता हर चीज। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट निकाल ली थी यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब इज वेरी हेल्पफुल रिसोर्स, जो काफी हेल्पफुल प्रूव होता है। और तो जैसे ओएस है तो मैंने ओएस डाला, ओएस प्लेलिस्ट, ओएस क्वेश्चंस। तो यूजीसी और गेट के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने उसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली थी, उससे भी मेरी काफी कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प हो गई थी। ओके, तो तो मतलब ये यूज यूजीसी किया और था थोड़े मैंने गेट के DMS के तुमने लिए। प्लेलिस्ट देखी और बेसिकली ये था कि हाँ तुमने जो पुराना ग्रेजुएशन का जो हमारा होता है उसी को एक हाँ रिवाइज हाँ करना था, राइट? तो हाँ। यार रिवीजन में हल्का सा उसका लेवल हायर में भी लग सकता है गेट की प्लेलिस्ट का, बट स्टिल अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे फायदा ही होगा, उससे कंसेप्ट ही क्लियर होते हैं। अगर टाइम है तो देख लो, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर अप हो जाती हैं, बिकॉज ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट है 250 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ऐसे करके। तो राइट, तो दैट मेनली कैन बी यही अ बात गुड है कि रिसोर्स। थोड़ा सा अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस करें या उसको एक हैबिचुअल में ले आए कि मतलब डेली के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास रहती है। तो वही होता है कि कंसिस्टेंट थोड़ा रहना पड़ता है। जैसे रेसिपी बता रही है कि वो कंसिस्टेंट थी, उसने यूट्यूब से भी कुछ फॉलो करा और इस तरह से अपने पुराने नोट्स को भी रिवाइज करा। तो वही है कि रिवीजन एक हमारे को रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते ना तो मतलब दिमाग तो हमारा ऐसे है कि हम कुछ भी स्टोर कर लेंगे उसमें, पर एक रिवीजन करने से हमारे को हेल्प मिलती है और एक सही डायरेक्शन मिलती है कि हाँ हमने जो रिवीजन करी है वो हमारे को हेल्प कर रही है। बाकी ऐसे मेजर टॉपिक्स जो अभी जसवीर ने बताया कि सीएन, डीबीएमएस और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो इसके ऊपर यार हम लोग आपके लिए कुछ कलेक्टिव वीडियोस ले आएंगे जो आपको डीयूएमएससी के लिए हेल्प कर रही होंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर्स के जो आपको हेल्प कर रहे होंगे आगे अपनी तैयारी करने के लिए। बाकी यार अगर हम लोग डीयूएमसी पे मूव करें, कि तुमने बताया कि डीयूएमसी के लिए भी तुमने थोड़ा ऑनलाइन लिया, तो उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को? जैसे कि तुमने बताया कि यार निमसेट अगर बेस है, तुमने निमसेट पे प्रिपेयर किया था तो बाकी एग्जाम्स निकल रहे हैं उससे, तुमने डीयूएमसी के लिए मतलब जैसे बताया निमसेट बेस है, तो साथ में तुमने जो एक्स्ट्रा करा है तो वो कैसे तुम्हारे को हेल्प करा? और डी मतलब निमसेट के लिए तुम कैसे बताओगे कि निमसेट के पेपर ने डीएमसी के लिए कैसे तुम्हें हेल्प करा? कि बहुत बच्चों को एक बार ना कॉमन डाउट रहता है कि डीएमसी में तो भैया ग्रेड की मैथ्स आ रही है, तुमने बताया ग्रेड की मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा उनको भी इसमें गाइड करोगे कि तुमने फाइनली एक साथ प्रिपेयर किया तो तुम्हारे को तो मतलब टाइम भी उतना ही लिमिटेड था जितना हमारे को मिला है, जैसे जैसे अभी बच्चों को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इस पे टिप्स दो। देखो, कोई भी एग्जाम, निमसेट की मैथ्स बेसिक है, वो तो पहले प्रिपेयर करनी ही करनी है। उसके बाद मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स पे ग्रेड लेवल मैथ्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और उसमें भी पहले मैंने यही किया था कि टॉपिक्स देख लेते कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके बाद उनका पहले अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद उनकी क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो उससे मुझे आइडिया लगा किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। एंड राइट। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट ड्यू एमसीए इज दैट कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखो, कितने भी देख लो, हर साल पेपर में एक दो नए क्वेश्चन जरूर होंगे जो प्रीवियस ईयर में तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो पेपर में वो क्वेश्चन देख के पैनिक मत करना। ये ड्यू की स्पेशलिटी है, ड्यू एमसीए की, कि हर साल कुछ ना कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पिछली बार रीमान का क्वेश्चन नया आ गया था, प्रीवियस ईयर्स में कहीं नहीं मिला था वो। तो ऐसा होता है, तो पेपर देख के पैनिक ना करें। और कट ऑफ फिर से मैं कहना चाहूंगी, 200 में से 200 नहीं जाती है, 200 में से 170 इस बार हाईएस्ट रहे होंगे, और उसके बाद भी जो सेकंड हाईएस्ट थे वो 150 समथिंग ऐसा रहा था। राइट। तो फिर एक और इस बार तो ये भी था कि इंटरव्यूज नहीं हुए थे, लेकिन अगर इंटरव्यूज होते हैं तो 90 प्लस या 100 प्लस पे आराम से इंटरव्यू कॉल आ जाती है। फिर आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में मैटर करती है कि कैसी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, और पहले टॉपिक्स देख ले कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद उसके वीडियोस वगैरह देखिए, कंसेप्ट्स क्लियर करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस हिसाब से आपके डीयूएमसी की प्रिपरेशन हो जाएगी। और डीयूएमसी वाज वन ऑफ द पेपर्स जिसमें मैंने मैथ्स पे कम, मतलब एज इन ये स्ट्रेटेजी लेके चल रही थी कि अगर मैथ्स का नहीं भी हुआ तो मैं एलआर और इंग्लिश और जो सीएस का अगर क्वेश्चन उसमें आते हैं, 30-20 पैकेज होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो मैं 20 उसमें से स्कोर कर लूं। तो इसलिए भी एलआर पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि अगर इन केस पेपर टफ आ जाता है, भले ही निमसेट हो या कोई भी हो, तो आप एटलीस्ट एलआर तो कर पाए। तो इसलिए अपनी एलआर को भी स्ट्रॉन्ग रख के हर पेपर में आपकी हेल्प करेगी, भले ही वो निमसेट हो, भले ही वो डीयू हो, भले ही वो जेएनयू हो। तो ये भी एक ओके, चीज है। तो वही बात आ जाती है कि बेस पे अगर तुम्हारा अच्छा वर्क है तो तुम किसी भी पेपर पे कमांड कर सकते हो। हर पेपर में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है सिलेबस का, बाकी जो मेजर टॉपिक है एलआर का और मैथ्स का वो हर पेपर कवर कर रहा है। तो अगर आपने मैथ्स और एलआर पे एक अच्छी कमांड करके रखी हुई है तो यार बाकी सारी चीजें आप बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे होगे, थोड़ी सी बहुत एक्स्ट्रा बहुत मेहनत करके।
वो तो यार फिर एंड में हर बंदा करता ही है कि प्रीवियस ईयर देखेगा ही और कुछ ना कुछ मेहनत करेगा, राइट? तो जस्ट भी आई गेस ये बहुत मोटिवेटिंग है बच्चों के लिए। और जितनी भी तुमने टिप्स अभी तक बताई हैं यार, अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये न्यू क्या हो गया, और तुमने स्ट्रेटेजी जो अपनी बताई है, तुमने पेपर को देख के चेंज करी, तो ये बहुत सारे आई गेस पॉइंट्स हैं अच्छे अच्छे जो बच्चे इस वीडियो को देख के कलेक्ट कर पा रहे होंगे और ये उनको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ यार ओजस्वी, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया कि सिचुएशन बहुत अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे केसेस आए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि भैया पेपर दोबारा पोस्टपोन हो सकता है। तो ये जैसे हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे सिचुएशन थी कि हमारे साथ भी हो रहा था कि यार पेपर 2 बार पोस्टपोन हुआ और फिर उसके बाद जाके फाइनली पेपर अक्टूबर के एंड मंथ में हुआ था। तो हमारा भी थोड़ा सा माइंड स्टेट था, तो बच्चों का भी थोड़ा सा ना इस समय माइंड बहुत डिलेमा चल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों को इस पे भी गाइड करो कि कैसे तुमने खुद को मतलब काम रखा और कैसे प्रिपरेशन रखी। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। पहली चीज तो ये एकदम फिट कर लो कि तुम्हारी गलती नहीं है, किसी और की भी गलती नहीं है इस पूरी सिचुएशन में, ये जो है वो है, तो मैनेज तो राइट, करना ही है हमें उसके अकॉर्डिंग। और अगर और दिमाग में ये लेके चलो कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, जिस दिन होना है उसी दिन होगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। इन केस पोस्टपोन हो जाता है या कुछ भी रहता है, देन इट इज तुम्हारे एडवांटेज ही तो हुआ उससे। अगर पोस्टपोन हो रहा है, दोबारा से चीजें रिवाइज कर लो। पोस्टपोन होके कुछ डेट बढ़ रही है तो तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा ही तो मिल रहा है, तो इट इज तुम्हारे बेनिफिट के लिए। काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी कि पता ही नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब पेपर होगा या कब नहीं होगा। पेपर तो होगा, राइट, ये तो मान के चलो। पेपर नहीं होगा ये तो कोई सिचुएशन ही नहीं है कि पेपर नहीं होगा, पेपर होना ही है, बस ये है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि टाइम अगर डिले होता है तो तुम्हारे लिए बेटर चांस रहेगा। मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया था, मतलब मेरे लिए तो काफी सही था। मैंने काफी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली थी जब डिले हो गए थे पेपर, 2-3 महीने हमारे हो गए थे, तो उसमें काफी राइट। एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हो गई थी। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करो एंड कीप काम की हाँ पेपर होना ही है, बट चलो कोई बात नहीं, डिले हो रहा है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम ग्रुप, सेम थिंग। राइट, और एक पीयर ग्रुप बना लो तो इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन थिंग्स आल्सो। एंड ऑन द नोट ऑफ कोविड, आई वुड आल्सो लाइक टू से कि तुम्हारे अगर टेस्ट सेंटर्स तुम्हारे सिटी में नहीं पड़ते हैं या कहीं दूर पड़ते हैं, तो उसके लिए भी एक बार प्रिपेयर्ड रहना कि कैसे ट्रेवल करोगे और कैसे वो सब अरेंजमेंट्स करने हैं, बिकॉज कभी कभी दूर भी पेपर सेंटर पड़ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, कीप दैट थिंग इन माइंड आल्सो। राइट, ओजस्वी पेपर ऑफ बिल्कुल सही बात है यार। ये तो बहुत सही था यार। हमारे टाइम भी ऐसे हमें दिल्ली में रहे थे थोड़े बहुत, तो वही था यार कि अब तो तुम्हारे पास तो डेट है, जिन बच्चों के पास अभी 23 मई की, तो उसी के लिए यार अच्छे से फोकस करो कि 23 मई को ही पेपर है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो यार वही बोनस तो हमारे लिए रहेगा ही, सबके लिए बोनस तो होगा ही कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। पर अभी के लिए हम कुछ नहीं सोचते इसके बारे में और सीधा फोकस करते हैं कि 23 मई हमारा टारगेट है, और उसी के ऊपर हम लोग 70 डेज जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस है वो भी लेकर आ रहे हैं। तो इसी का थैंक यू सो मच ओजस्वी, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुम्हारे एक्सपीरियंस आई गेस बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे अचीव करने में। और ऐसा मतलब तुम आगे तुम ऐसे तुम्हारे ऐसे सीनियर्स मिल गए बच्चों को, तो मतलब वो भी आगे उन्हें हेल्प कर ही रहे होंगे। ऐसे कुछ बच्चे नॉन सीज बैकग्राउंड के हैं श्योर तो थोड़ा बहुत श्योर डरते हैं वो लोग कि हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उनके लिए भी आई गेस तुम सारे लोग कुछ ना कुछ टिप्स और कुछ प्रिपरेशन प्लान ऑब्वियसली। बताते ही रहोगे। हाँ, अभी भी कोई राइट, डाउट्स हो तो वीडियोस में कमेंट्स में मेंशन कर देना। आई वुड keep visiting this video to see if there are any more doubts and I'll try to resolve those. Keep posting your राइट, doubts, we will try to help you out. अभी भी अगर NIT में आ जाओगे तो उसके बाद भी कहीं और चले जाओगे तब भी we will try to help. So yeah, keep posting your doubts, do not hesitate. राइट। जैसे हमारे को हमारे सीनियर्स की गाइडेंस मिली है, तो वही सेम गाइडेंस हम आप तक लेके आ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच Exactly. ओजस्वी, इट्स वेरी ग्रेट टू हैव यू हियर। तो बच्चों को एक बार Thank you ऑल so द बेस्ट much बोल for देते हैं, having me here. सबको ऑल Yeah, द all बेस्ट। the very best. Give it your best shot. Do not get disheartened. कुछ भी results आए, I know you all will rock it. थैंक यू सो मच That's it. ओजस्वी। Behind closed doors, I'm a fool for your love.